नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात ऑनलाइन फ्रॉड की। दरअसल लोग डिजिटल पेमेंट के दौर में कैश लेकर चलना पसंद नहीं कर रहे हैं। जहां जाते हैं क्यूआर कोड ढूंढते हैं और उसे स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यूआर स्कैन करते ही आपके अकाउंट के पैसे भी गायब हो सकते हैं? अगर इस नजरिए से आपने अब तक नहीं सोचा है तो आज इस बात को जरूर सोचें, वरना एक गलती से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इससे बचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बैंक ने अपने कस्टमर्स को क्यूआर स्कैन के माध्यम से होने वाले फ्रॉड से सावधान रहने और बचने की सलाह दी है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम ऑनलाइन फ्रॉड और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ है अनुज कुमार अग्रवाल जी, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ चेयरमैन है वो साइब्रोटेक के। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसआरसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आप दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करें। लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे साथ अनुज कुमार जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अनुज जी, सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आजकल ऑनलाइन फ्रॉड आप भी जानते होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देश के अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आती रहती है, टीवी के ज़रिए हम लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं इन तरह की खबरों को। ये किस तरह से, ये कौन से लोग हैं जो कि इस तरह के फरेब में वो फंस जाते हैं, कैसे फंस जाते हैं, क्या इनके पास जानकारी नहीं होती है? इसके बारे में सर जरा बताइए, शुरुआती कमेंट आपका। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भारत में इस समय जो पेमेंट्स हैं वो डिजिटल माध्यम से ज्यादा हो रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं लोगों को निशाना बना रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार से लोगों को अपने अकाउंट की डिटेल बताने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा फेमस है केवाईसी फ्रॉड। बैंक का अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं कि हमें आपके अकाउंट का केवाईसी अपडेट करना है ताकि आपका अकाउंट या डेबिट कार्ड या पेटीएम अकाउंट चलता रहे। और फिर वो निजी जानकारी जैसे अकाउंट नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी तक मांग लेते हैं। और उसके बाद जब उन्हें ये जानकारी मिल जाती है क्रिमिनल्स को, तो वो लोगों का अकाउंट ऑपरेट करके उसे खाली कर देते हैं, वहां से पैसे निकाल के अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करके लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड कर देते हैं। उनका इसी मोड क्या होता प्रकार है सर? से किस तरह से वो भेजते हैं ये सारी चीजें? देखिए, इसको भेजने के कई तरीके हैं। जैसे आजकल लोग व्हाट्सएप का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एसएमएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिंक भेजते हैं और उस लिंक पर ऐसा लिखते हैं कि बैंक से भेज रहे हैं और ऐसी सूचना हुई है कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, तुरंत इस लिंक को क्लिक करें, आपको सहायता प्रदान की जाएगी। जबकि उस लिंक में एक वायरस या ट्रोजन जिसे हम कहते हैं वो होता है, रैट टूल, RAT रैट टूल होता है। वो डाउनलोड हो जाता है फोन में या कंप्यूटर में और जो साइबर क्रिमिनल हैं वो पूरी तरह से आपके फोन का या कंप्यूटर का कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं, देखते रहते हैं। उस केस में ओटीपी भी जब आपके फोन पर आता है तो वो क्रिमिनल्स को दिख जाता है और क्रिमिनल्स उस ओटीपी का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट को या पेटीएम अकाउंट को खाली कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्यूआर कोड की जब आज हम बात कर रहे हैं, क्यूआर कोड के जरिए किस तरह का जो ठगी है वो कर रहे हैं ये लोग? देखिए, क्यूआर कोड भी एक प्रकार का कूट है जिससे पता चलता है कि आप जिसको पेमेंट करना चाहते हैं उसका नाम लिखने की बजाय, नंबर डालने की बजाय, उसकी ओर से आए हुए क्यूआर कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वेंडर को। लेकिन अपराधी जो हैं अपने फर्जी क्यूआर कोड आपको भेज देते हैं, या जब वो आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं तो आपके फोन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेंडर के क्यूआर कोड पर आपका पेटीएम अकाउंट लगा देते हैं और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो क्यूआर कोड सिर्फ और सिर्फ जो वेंडर है, मर्चेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तकनीकी तरीका है जिससे लोगों को बार बार डिटेल्स ना डालनी पड़े, वेंडर का नंबर ना डालना पड़े, उनकी दुकान का नाम या मर्चेंट का नाम ना डालना पड़े। तो इसको भी करीब करीब उसी तरह से क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं जैसे कि दूसरे तरीकों से करते हैं। लेकिन अनुज जी, एक सवाल यह भी है कि जो हम लोग तो चलिए
जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं कुछ अवेयर भी रहते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जो गांव में हैं, जो निवेशक हैं, जो छोटे छोटे निवेश करते हैं बैंकों में या म्यूचुअल फंड के ज़रिए, उनके पास, जिनके पास कि जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अनिल, की फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, वो लोग, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है। उनके पास इस तरह की चीज़ें आती हैं और वो, चूंकि उनके पास जानकारी का अभाव है, वो इसके चंगुल में फंस जाते हैं। वो इससे बचे रहें, उनका पैसा जो उनकी गाढ़ी कमाई वो बची रहे, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए? देखिए, ये एक गूढ़ प्रश्न है लेकिन अति आवश्यक है, क्योंकि भारतवर्ष की 60-70% जनसंख्या गांवों में होती है और डिजिटल माध्यमों से जब पेमेंट की बात आती है तो उसका जो बड़ा लाभ है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिला है, मिलता रहना चाहिए। जहां तक सवाल इसको रोकने का है तो भारत सरकार की ओर से एजेंसी है सर्ट इन, वो निश्चित रूप से देश के स्तर पे प्रयास करते रहते हैं कि स्पैम मेल या हमारे भारत में जो साइबर अटैक दूसरे देशों से या दूसरे देशों के समर्थित लोगों द्वारा लगातार किए जा रहे हैं उसको रोकने का वो प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो साइबर क्राइम की दुनिया है वो एक बहुत ही डायनेमिक दुनिया है। यहाँ पर आज अगर आपने कोई व्यवस्था की रोकने की, तो जरूरी नहीं है कि वो व्यवस्था कल तक काम करेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो तकनीकी रूप से सक्षम है, जो अपराधी हैं, और वो नए नए तरीके खोजते और निकालते रहते हैं। इसमें बहुत सारी जीरो डे वल्नरेबिलिटीज भी समय समय पर आती रहती हैं। हाँ, संस्थाओं को मैं ये अवश्य कहूंगा कि और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, और बैंक और उनके जो तकनीकी संस्थान हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, या जो अगर वो आंतरिक रूप से अपनी आईटी को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये आवश्यक है कि वो ऐसे तकनीकी व्यवस्था बनाए रखें, और ये संभव है कि वो उसको बार बार करें। इसी प्रकार से जो फोन कंपनीज हैं जैसे गूगल हैं, जहाँ जो हमारे देश में ज्यादातर फोन एंड्रॉयड यूज होते हैं, खासतौर पर ग्रामीण और जो क्षेत्र हैं, तो उनको भी ये आवश्यक है कि वो तकनीकी रूप से अपने फोनों को सुरक्षित बनाएं। अभी अगर हम देखें तो फोन के ऊपर सुरक्षा बहुत कम है, और ऐसे ऐप जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें कि ट्रोजन या वायरस है, उसको भी लोड करना बहुत आसान है। कुछ एक दो और कंपनीज हैं जिनके फोन कंपैरेटिवली सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन गूगल पर अभी वो सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। ठीक। इसके अलावा एक चीज हमें सभी लोगों को समझना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओटीपी की एक बहुत अच्छी व्यवस्था भारत में बनाई है, और करीब करीब सभी पेमेंट्स में ओटीपी आता है। ओटीपी कभी भी किसी भी स्थिति में किसी को भी शेयर नहीं करना है, ये बात बिल्कुल गांठ मान लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। वैसे मैं एक चीज आपको और जरूर बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहीं ज्यादा सतर्क हैं और वो इसका शिकार कम हो रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के लोग जो कि शायद लालच में जल्दी फंस जाते हैं, वो इसका शिकार कहीं जाते हो रहे हैं। लेकिन अनुसार सवाल ये भी आता है कि ये जो कंपनियां हैं जो इस तरह का फ्रॉड करती हैं, उनके पास ग्राहकों की जानकारी, कस्टमर्स की जानकारी उन तक कैसे पहुंच जाती है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अभी एक कमी है। ऐसा एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में लंबित है, और लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित करने का जो कानून है वो बहुत कमजोर है। और इसका फायदा उठा के जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे चाहे वो बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जिनके पास लोग अपनी केवाईसी की जानकारी, यानी कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की जानकारी इकट्ठी कर देते हैं लगातार, वो इन जानकारियों को किसी ना किसी माध्यम से, और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन पर भी लगातार ये केवाईसी की जानकारी ग्राहकों की इकट्ठी की जाती है अकाउंट खोलने के लिए, अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। वहां से ये डेटा या तो चोरी हो जाता है या बेच दिया जाता है, और इसको लेकर अभी जो कानून है वो बहुत ही अक्षम है, नगण्य है, और उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब यही होगा कि जल्दी से जल्दी सरकार पार्लियामेंट में लंबित इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को पास कराए, ताकि लोगों की जो निजी जानकारी है, जो सेंसिटिव जानकारी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो साइबर अपराधियों के हाथ में न लगे, और कंपनियों की जिम्मेदारी, बैंकों की जिम्मेदारी तय हो, ताकि वो इसकी सुरक्षा बढ़ाएं, उन पर इसके लिए फाइन इत्यादि ऐसा लगे कि वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में जानबूझकर या गलती से
ये जानकारियां साइबर अपराधियों तक ना पहुंचे। ठीक, हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ है नंदन पांडे जी, जो कि मऊ से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पांडे जी, आप हेलो। हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी। आप अपना सवाल पूछिए नंदन पांडे जी। सर ये पूछ रहे हैं कि क्यूआर कोड को कैसे पता करें कि ये असली है या नकली है। ठीक है, क्यूआर देखिए, जब भी कोड। आपको क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना हो, ये बिल्कुल अति आवश्यक है कि जिस वेबसाइट पर या जिस ऐप पर आप पेमेंट करने जा रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए। क्यूआर कोड को अपने आप में ये समझना आम व्यक्ति के लिए, मैं तकनीकी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, कि वो जेन्युइन है या नहीं, ये मुश्किल होगा। इसके लिए पहले तो आप जब क्यूआर कोड पर जाएं तो जिस संस्था को आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका नाम आना चाहिए, और वो जिस वेबसाइट से आप क्यूआर कोड को एक्सेस कर रहे हैं या ऐप से एक्सेस कर रहे हैं वो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर वेबसाइट है तो HTTPS जरूर होना चाहिए, HTTP नहीं होना चाहिए। और अगर वो ऐप है तो उसको आपने ऑथोराइज्ड जो गूगल का प्ले स्टोर है वहां से ही डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए, कहीं से आपने कॉपी इत्यादि नहीं किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर मनीष जैन जी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हैकर अपना अकाउंट हैक करता है तो वो पैसा किसी ना किसी अकाउंट में जाता ही होगा जिसने वो अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो बैंक हमें वो अकाउंट का डिटेल और उस जिस अकाउंट में गया है उसका आप हम नाम क्यों नहीं बता पाती बैंक? अनुज जी। देखिए, उसका तरीका ये है कि आप बैंक से उस अकाउंट की डिटेल मांगने की बजाय जो नेशनल साइबर क्राइम और बैंक फ्रॉड हेल्पलाइन है 1930, उस पर तुरंत संपर्क करके अपनी बात कहें। ये हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल है और इस हेल्पलाइन का संपर्क सभी बैंक के नोडल ऑफिसर से है, क्योंकि बैंक किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी मुझे आपको नहीं दे सकता। ये एक प्राइवेसी और निजता का मामला है। लेकिन सर, अगर सरकार के पास आपके तो इस बैंक बात की के जानकारी अकाउंट की पहुंच जाती जानकारी है ना किसी दूसरे को मिलेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अनुज जी। इसलिए बैंक किसी की जानकारी दूसरे को नहीं दे सकता है। आप तुरंत इस नेशनल हेल्पलाइन से मदद लें, वो अकाउंट्स को ब्लॉक कराने में सक्षम है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आपको मदद मिलेगी। नहीं तो ये जानकारी, जिस अकाउंट में ये पैसे गए अनुज जी, इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक को, बैंकों को, सरकार को तो हो जाती होगी ना, फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? जिस अकाउंट में पैसे जाते हैं उसकी असल में जानकारी आप अपने स्टेटमेंट से देखेंगे तो वहां से भी आपको मिलेगी। लेकिन किसी भी बैंक के लिए कस्टमर की कंप्लेंट के आधार पर दूसरे बैंक अकाउंट को ब्लॉक करके पैसा वापस लेने का कोई कानूनी जरिया नहीं है। नहीं, ये जानते हुए भी कि ये फ्रॉड कर रहा है। पुलिस के माध्यम से जाने पर ही आपको उपलब्ध होगी। नहीं, लेकिन इसमें तो चलिए, आपने कहा कि देश से बाहर भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी कंपनी जो इस तरह के काम में लगी रहती हैं, लेकिन देश के भीतर जो है, जहां हमारा कानून एप्लीकेबल है, वहां तो हम इसको रिकवर कर सकते हैं ना अनुज जी? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो साइबर अपराधी हैं वो किसी स्टेट की बाउंड्रीज में काम नहीं करते और वो काफी होशियार हैं इन द सेंस कि अगर वो झारखंड का अपराधी है तो वो नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेट्स में काम करता है। अगर वो गुड़गांव से ऑपरेट कर रहा है तो वो तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों को अपना शिकार बनाता है। और लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट मैटर है। तो जब भी कोई शिकायत करता जाता है अपने स्टेट में जाता है और पुलिस को पता चलता है कि जो उसको फोन कॉल आई है या जहां से वो ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटर, वो दूसरे स्टेट में है, तो ये पूरा प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, लंबा है। इसलिए इमीडिएटली पुलिस के माध्यम से इसमें रिकवरी नहीं हो पाती है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, प्रोफेसर साहब ने बताया कि बैंक के लिए स्वयं किसी का पैसा वापस करना कानूनी रूप से सक्षम नहीं है। बैंक इसके लिए, बैंक अपने आप किसी का अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति का अकाउंट है सिर्फ वही ऑपरेट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस की ओर से या अदालत की ओर से नोटिस आने पर बैंक उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, उसमें पैसे को सुरक्षित रख सकता है। बैंक स्वयं किसी पैसे को कस्टमर की कंप्लेंट के आधार पर वापस नहीं कर सकता है। ये कानूनी व्यवस्था है, इसमें बैंक की गलती को नहीं माना जाएगा और बैंक इसमें मजबूर है।
चलिए, हमारे पास आज समय की कमी है। इस विषय पे और भी गहराई से बातचीत हो सकती थी, चर्चाएं होंगी, आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल समय की कमी की वजह से डॉक्टर अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ साथ अनुज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लबोलुबाब यही कि आप फाइनेंशियली लिटरेट होइए, आप देखिए कि कौन से ऐप को आप डाउनलोड कर रहे हैं, कौन से QR कोड को आप स्कैन कर रहे हैं। आपके लिए इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली आपको भी साक्षर बनने की ज़रूरत है, तभी आप इस तरह के फ्रॉड से बचकर रह सकते हैं। तो आज के मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।